बहुत सारी जगहों पे गए। वो संपादक रहे, वो अमर उजाला में रहे, आगरा में संपादक रहे। तो वीरेंद्र सेंगर जी के साथ जो भी हुआ वो बात के तमगे हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ का गर्व और गौरव हासिल है वो ये कि मैंने वीरेंद्र सेंगर जी के साथ शुरू के दिनों में काम किया। उसके पहले वीरेंद्र सेंगर जी शान सहारा में थे। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, एक सेकंड में लात मार के चले आए। हमारे साथ वो कई सालों तक रहे और उन कई सालों में उन्होंने पत्रकारिता के इतिहास में ऐसे पन्ने जोड़े जो आजकल के पत्रकारों को पढ़ने चाहिए। मैंने कई जगह कहा, लोगों ने मुझसे उनके बारे में पूछा तो कि पत्रकारिता के छात्रों को सीखना चाहिए कि किसी रिपोर्ट को कैसे किया जाता है, फील्ड रिपोर्ट को कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, किसी रिपोर्ट के भीतर घुस करके उसकी आत्मा को शब्दों में कैसे ढाला जाता है। ये कोई वीरेंद्र सेंगर की रिपोर्ट को पढ़ के ही जान सकता है। वीरेंद्र सेंगर जी बोलने में भी बहुत साफ थे। उनकी पोस्ट में पढ़ता रहता था। उनसे जब बात होती तो अति विनम्रता से भाई साहब कह के ही बात करते थे। जब वो चले गए वहाँ पे, उनकी मैं आखिरी पोस्ट पढ़ रहा था कि वो किस तरह अपने दो मित्रों के साथ घूमते हुए टहलते हुए आए। लेकिन नियति तो नियत है, हर एक को जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। पर वीरेंद्र पहले चले जाएंगे। जब मैं उनसे मिला था तब तो कभी अंदाज़ा नहीं था, मुझे क्या किसी को अंदाज़ा नहीं था। शायद वीरेंद्र सेंगर को खुद ही अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इस तरीके से उनकी सांसें रुक जाएंगी। मुझे नहीं पता आखिरी समय क्या हुआ, लेकिन जो लोगों से सुना कि बैठे हुए थे, तबीयत खराब हुई, उनको अस्पताल ले गए और जब तक वहाँ पहुँचे तब तक पता चला कि आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी है। रिपोर्ट की आत्मा को किस तरीके से शब्दों में ढाला जाता है, इसको अगर सीखना हो तो नए लड़कों से कहिए कि वो वीरेंद्र सेंगर की रिपोर्ट्स को पढ़ें। वो अभी भी लिखे थे, मुझे नहीं पता था वो व्यंग इतना अच्छा लिखते हैं। इधर मैं उनके व्यंग देख रहा था, व्यंग के जरिए से अगर गरीब है तो गरीब का पक्ष पहले सुनो और उसकी व्याख्या करो, उसके पक्ष में खड़े होकर इन्वेस्टिगेशन करो, जो वीरेंद्र सेंगर जी करते थे। वीरेंद्र जी बहुत याद आएंगे आप। थे और कई बार जब मेरे से बात होती थी तो उन्होंने कहा कि मुझे के नहीं कहते थे, मेरा नाम उन्होंने कभी लिया नहीं, कहा कि के वर्तमान में जियो, कल क्या होगा किसने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वीरेंद्र जी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो झुग्गियों में जाकर लोगों से भी मिलते थे और उनकी भी मदद करते थे। पत्रकार तो थे, निर्भीक पत्रकार थे और हमेशा कहते थे कि अगर रिपोर्टर बनना है तो सरकार के खिलाफ बोलना सीखो, लिखना सीखो। और कई बार बहुत जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि बड़े मजाकिया किस्म के भी थे, उन्होंने कहा भी कि अगर पत्रकार हो तो स्टैंड और क्लियर में से कोई एक ही चीज़ करियर और स्टैंड में आपको रखना पड़ेगा कि स्टैंड रखोगे तो करियर नहीं रहेगा, करियर रखोगे तो स्टैंड नहीं रहेगा। तो बहुत सारे पत्रकार जो उनके साथ काम किए, उनका स्टैंड अगर उन्होंने लिया था, उनका करियर नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा कि वो बच्चे जिन्होंने वीरेंद्र जी के साथ उनके साथ कुछ सीखा है, जो उनके अनुभव को साझा करेंगे, तो मैं भदौरिया साहब से कहूँगा कि वो बच्चे जहाँ पर हैं वो उनको ले आए। आप अपनी बात बच्चों जो कहना चाहते हैं आप कह दें, आप आगे आ जाएं, जहाँ जाना चाहते हैं आ जाए। भजन कर दें, आप लोग यहीं से कर दें।
लेकिन अकेले दुनिया में एक इंसान थे जो मुझे दादू बोलते थे, वो पापा हैं और थे। और पापा मुझे दादू इसलिए नहीं बोलते थे कि वो संत दादू के पीछे बोलते थे, वो एक डकैत था। तो पापा, क्योंकि मैं बहुत शैतान थी, वो इसलिए मुझे दादू बोलते थे। पापा मेरी बात मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मैं और मम्मी ज़्यादा बात करते थे। पापा क्योंकि जर्नलिज्म में ही ज़्यादा टाइम बिताते थे और उसी के बारे में बात करना चाहते थे। लेकिन पापा बहुत ऑब्जर्वेंट थे, बहुत कुछ समझते थे, कभी नहीं कहते थे। मुझे कोई तकलीफ़ होती थी, मम्मी से पहले भी उनको मेरा चेहरा देख के पता लग जाती थी। वो हमेशा मम्मी को फिर बोलते थे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। और पापा एक बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है निडरता, वो उनमें बिल्कुल थी। वो कभी भी नहीं डरे और अपने प्रिंसिपल्स पे रहे, चाहे वो एक जगह रहें या ना रहें। वो जॉब छोड़ सकते थे लेकिन अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने वो मुझे भी सिखाया और उनमें बहुत कंपैशन था। वो हर किसी से प्यार करते थे, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपनी फैमिली से, और सबसे ज़्यादा आई थिंक पापा मुझसे ही प्यार करते थे। और पापा हमेशा मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, आगे सब कुछ ठीक होगा और जैसा है अभी बस खुश रहो। कोई कभी प्रेशर नहीं डाला पढ़ने का। पापा को तो मेरे क्लास 12 के मार्क्स भी बिलीव नहीं हुए थे। वो कहते 94 तो नहीं आएंगे, तुम्हारे तो 74 ही आए होंगे। तो उनको कोई टेंशन नहीं होती थी, कभी कैसा प्रेशर नहीं डाला किसी भी तरीके का। पापा एक ट्रू प्रोग्रेसिव थे, एक ट्रू फेमिनिस्ट थे। पापा ने मुझे हमेशा हर तरीके की फ्रीडम दी, कभी कैसा भी कुछ कंट्रोल नहीं। मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी में कभी डांटा नहीं, सिर्फ समझाया। और मुझे नहीं पता कि मैं ये कभी गम से उभर पाऊँगी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं अपने पापा की तरह ही एक सच्ची दोस्त, एक सच्ची इंसान बनना चाहती हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहती हूँ उनके लिए। और मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आप उनको श्रद्धांजलि देने आए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। उनकी पत्रकारिता के बारे में तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। मैंने बहुत प्रगतिशील लोग भी देखे हैं, लेकिन जीवन में वो उतारते उतना नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें वो पैट्रियर्कल सिस्टम हावी रहता है। लेकिन मैंने इनको कभी भी संजय जी को नहीं देखा कि वो पैट्रियर्कल सिस्टम उनके जहन में भी हो। इसीलिए मेरे विचारों को हमेशा सहमति, पूरा समर्थन मिलता रहा। तो उनका जीवन बहुत अलग था। वो अलग बात है कि उनके काम की वजह से थोड़ी सी परेशानी मुझे रही, क्योंकि देर में आना होता था, इस तरह का काम रहता था। लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की इसकी, क्योंकि मुझे मालूम है उनका जज्बा इस कदर था। वो अपने काम को जीते थे, जैसे ज़्यादातर लोग काम करते हैं, लेकिन वो जीते थे, उसी में था और आखिरी समय तक वही काम करते रहे। और बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज तक मैंने कभी किसी के बारे में उन्हें खराब बोलते नहीं सुना, किसी की बुराई नहीं करी। मुद्दों की बात अलग होती है, सिद्धांत की बात अलग होती है, लेकिन कभी किसी के लिए। मेरे से हमेशा कहते थे, कभी मैं परेशान हो जाती थी तो कहते थे कि ये देखो कौन कितना कम बुरा है, यही देखो दुनिया में। और वो पॉलिटिकल जो लोग थे, सत्ता प्रतिष्ठानों के, उनसे उस तरह से डरते भी नहीं थे। तो वही रिश्ता मेरे उनके बीच में कायम रहा।
2002 में मैं भी गुजरात के चुनाव में अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में था, तो अचानक पता लगा कि उनका कोई बहुत भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया और राजनाथ जी भी हैं उनके साथ। ऐसी भी मेरी राजनाथ जी से भी काफ़ी आत्मीयता रहती है उत्तर प्रदेश राजनीति की वजह से। तो मैं अहमदाबाद अस्पताल में जाता हूँ और देखिए राजनाथ जी पूछ रहे हैं कि वीरेंद्र जी कैसे हैं और वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि राजनाथ जी कैसे हैं। तो इससे भी उनके रिश्तों की आत्मीयता का मुझे एहसास हुआ। मैं बहुत इस मौके पर कोई तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे किसी का कहा याद आता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान का पैमाना उसके जाने के बाद होता है। मैं एक बहुत बड़े राजनेता का जो कई साल तक दिल्ली में जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उसकी शोक सभा में जाकर के मैं शोक में डूब गया। ये 25 आदमी भी थे। नाम लेना ऐसे अवसरों पर उचित नहीं होता है। जब मैं बाहर से अंदर आ रहा था तो 2-3 लोग कुर्सियां लेके आ रहे थे, साहब कुर्सियां कम करें। तो वीरेंद्र जी को सभ्य समाज के लोगों की इससे बेहतरीन और कुछ श्रद्धांजलि नहीं। उन्होंने अपने जीवन काल में, ठीक उनकी धर्मपत्नी जी ने भी कहा, कई मित्रों ने भी कहा, और ना हमने सुना न देखा कि उन्होंने अपनी कलम के बदले में, अपने लेखन के बदले में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज किसी स्टेज पे किया। और इतिहास जो है समादर भी ऐसे लोगों की जितना चर्चाएं भी उनकी होती हैं और इतिहास के जो पन्ने अच्छे होते हैं उसमें स्मरण भी ऐसे लोगों को किया जाता है। हमारा उनका बहुत ही व्यक्तिगत भी हो गया था, जिसमें राजनीति और पत्रकारिता डूब जाती है। व्यक्तिगत घर परिवार सब चीज़ें हम लोग आपस में शेयर करते थे। 1-2 चीज़ें मैं जरूर कहना चाहता कि इतनी प्रोमिनेंस पत्रकारिता के शिखर पर पहुंचा, मैंने इतनी सादगी भरी जीवन जीते हुए बहुत कम लोग देखे। विनोद जी और वो अक्सर साथ आते थे और जिन सवालों पर लगता था कि वो हम मुखर होकर के नहीं बोल रहे फॉर सर्टेन वेरियस रीजन, उस पर वो हमको उकसाते भी थे कि क्या हुआ तो क्यों नहीं बोलते। तो कई बार लगता था कि जैसे हमसे ज़्यादा वो बोलेंगे। आज का दिन तो कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है, मेरे से तो कई साल वो छोटे भी थे और उनकी धर्मपत्नी से भी मेरा घुमा फिरा करके रिश्ता रहा है। घर पे आते थे तो सब चीज़ों पे चर्चा होती थी। लेकिन दिल्ली में ऐसे लोगों की कमी बहुत हो गई। ऐसे में वीरेंद्र जी का जाना उस बौद्धिक दरिद्रता में बड़ा नुकसान करके चला गया है। जब ऐसे लोगों की कमी है, ज़रूरत है, महंगाई हो गई है, ऐसे लोगों की किसी भाव नहीं मिलते हैं, तब वीरेंद्र जी गए, नुकसान भी कर दिए और याद भी बहुत दिन उठाए। मैं उनके परिवार के प्रति, उनके मित्रजनों के प्रति और जितने भी कलम के योद्धा हैं यहाँ पर, उनसे जरूर यही कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सहगल बनना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके सुख बहुत है। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। वहाँ आए, मैं पढ़ाई लिखाई से, अनुभव से, व्यवसाय से पत्रकारिता नहीं जानता था, इंजीनियर था, लेकिन जिस तरह उन्होंने संघर्ष जारी रहेगा कि प्रतियों को पढ़कर समझकर उस पर टिप्पणी की, तो बहुत प्रोत्साहन मिला। उम्र में 4-6 महीने हमसे छोटे थे, लेकिन जो उनका गुरुत्व था, जो उनकी गहराई थी, उनकी समझ थी, वो अद्भुत थी।
कुछ दिनों के बाद हमारा बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा पत्रकार ऐसे नहीं थे जो हमारी बात को समझ पाए, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, विनोद अग्निहोत्री जी अभी मुझे लेके अंदर आए थे, अनिल शुक्ला जी एक और मित्र थे वीरेंद्र भाई के। तो जंतर मंतर के बाहर ऐसे कई मौके आए होंगे जहां त्यागी जी के साथ हम लोग चाय पीते थे या बाहर डोसा खाते थे, और उन मुलाकातों में वीरेंद्र सेंगर जी भी हमारे साथ हुआ करते थे। जब वो अंदर आते थे, बातचीत होती थी, तो बाहर फिर अगर हमारी जेब में पैसे होते थे तो डोसा खाने चले जाते थे, नहीं तो चाय पीते थे जरूर। नीचे पत्थर की या टूटी फूटी सी लकड़ी की बेंचें थी, हम लोग सब साथ बैठते थे। बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को जिस शिद्दत के साथ उन्होंने लिखना शुरू किया और कई बार लिखा, बाद में हमने एक और पत्रिका निकाली क्रांति धर्मी, उसमें बहुत बार उन्होंने लिख लिखे। मेरे साथ वो ईंट के भट्टों पर गए, मेरे साथ वो पत्थर की खदानें जो यहाँ फरीदाबाद के इलाके में थी, जहाँ पर हज़ारों बच्चे, औरतें, आदमी गुलामों की तरह जी रहे थे। मैंने देखा, महसूस किया कि वो उन चुनिंदा पत्रकारों में से थे जो इतनी गहराई से उस दर्द को लोगों की महसूस करते थे, कोशिश करते थे कि उनकी आंखों में से आंसू बाहर ना निकलें और अंदर ही रह जाएं। तो बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हैं उन दिनों की। मैंने उनसे सीखा और प्रेरणा ली। आज दुनिया भर में जिस तरीके से हर क्षेत्र में अतिवादिता बढ़ रही है, विचारों के मामले में अतिवादिता, धारणाओं के मामले में, मान्यताओं के मामले में, विश्वासों के मामले में, शब्दों के मामले में, व्यवहार और कर्मों के मामले में जो बिल्कुल एक्सट्रीम जाकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, पूरी दुनिया एक हवा सी चल पड़ी। पत्रकारिता में भी या तो आप इधर हैं या उधर हैं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कोई रंग होता नहीं है। ब्लैक और व्हाइट बनाने के पीछे दुनिया भर के फोर्सेस काम करते हैं। ऐसे में वीरेंद्र भाई का यहाँ इस दुनिया में ना होना और इस तरह उनकी याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके ना होने से एक बहुत बड़ा स्थान खाली हुआ है जो शब्दों की अतिवादिता से अपनी बात में ज़बरदस्ती करने की, एक तो है कि आप सिद्धांतों के प्रति अडिग रहिए और दूसरा है कि शब्दों में, वाक्यों में उसको इतने एक्सट्रीम में जाके लिखिए कि दूसरे को जैसे हथौड़ा मारने का काम करना पड़े। वो शायद उन्होंने कभी किया नहीं। मैं भी पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उनकी मृत्यु के 1-2 दिन पहले उन्होंने ये शुगर के साथ, जो शुगर की दवाइयों के साथ जो बड़ा भारी माफिया काम करता है, उस पर लिखा। उन्हें धमकियां भी मिली, शायद आप लोगों ने किसी ने बताया होगा। तो जब हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं तो कम से कम हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में संतुलन कैसे हो। जो हमारी अपनी सोच है, सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए भी हम संतुलित कैसे रह सकें दुनिया में, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। वीरेंद्र जी उसके जीते जागते उदाहरण थे कि कैसे हम संतुलित समाज की कल्पना कर सकते हैं, बुराइयों के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ते हुए भी, बोलते हुए। एक सप्ताह पहले वीरेंद्र जी वर्तमान थे। एक सप्ताह पहले अगर हम बात करते तो हम कहते वीरेंद्र भाई अभी उत्तराखंड में हैं।
आज हम कह रहे थे। ये जो है का वर्तमान और था का भूतकाल और होगा का भविष्य, यही संसार की असलियत है। पूरा चक्र चलता है कि कब होगा है में बदल जाए और है था में बदल जाए। हम सबके साथ यही होना है और स्थानों के साथ भी होना है। जब मैं यहाँ घुस रहा था तो मुझे अचानक ऐसा याद आ रहा था कि कहीं कोने में खड़े होकर वीरेंद्र जी किसी के साथ गपशप कर रहे होंगे और हमारा कोई कार्यक्रम अंदर चल रहा है, तो हम उनको सख्ती से कहेंगे कि वीरेंद्र जी बाहर क्यों खड़े हो, चलो भाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कई हमारी ऐसी गोष्ठियाँ या कार्यक्रम थे जहाँ पर केवल पत्रकारिता के लिहाज से नहीं बल्कि मित्र के लिहाज से भी वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथ आ जाते हैं। आज वो जगह खाली है, हमेशा खाली रहेगी उनसे। तो दार्शनिक तौर पर अगर कहा जाए तो जीवन दो चीजों की कहीं कहीं संधि से बनता है और फिर बिखर जाता है। एक है समय, दूसरा है स्थान। टाइम है एक स्पेस है और वो जिस तरह से घुमाते हुए चली जाती है समय और स्थान की संधि, उसी तरह एक कहानी बन जाती है। वे बहुत बढ़िया लिखते थे। उनकी लिखी हुई कहानियाँ, कहानी का मतलब वो कहानियाँ नहीं जो कल काल्पनिक हों बल्कि असलियत की कहानी। हर विषय पे लिखा, समाज की बुराइयों के मामले में, केवल राजनीतिक मामलों में भी नहीं लेकिन सामाजिक मुद्दों पर बहुत लिखा। जहाँ उन्होंने छोटी सी चीज़ देखी उसको समझा, गहराई से महसूस किया और लिखा। तो ये जो कहानी है जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक ही सत्य से सारी कहानियाँ बनती हैं। जैसे पानी एक सत्य है और नदी उससे बनने वाली एक कहानी है और नदी की धार अगर बह रही हो तो वो एक दूसरी कहानी बन जाती है जिसे कहते हैं कि नदी की धार है ये। उसमें उफान आ रहा हो, बुलबुले हो रहे हों तो बुलबुला अपने आप में एक कहानी है। लेकिन बुलबुलों का जन्म उस लहर से, उस भंवर से होता है और भंवर का जन्म नदी से होता है, नदी का जन्म पानी से होता है। तो जिस तरह पानी एक सत्य है जिसको हमारे यहाँ कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सारे संपूर्ण विश्व में जो सत्य है वो एक ही सत्य है, ईश्वर। और उसमें से निकलती हैं बहुत सारी कहानियाँ, जगत, और जगत में से जगत्याम जगत, कहानी में से कहानी निकलती जाती है। हम सब वो कहानियाँ हैं। आज हम जब उनको याद करते हैं तो प्रेरणा के रूप में याद करें, एक उत्सव के रूप में भी याद करें। हालांकि सब लोग शोकग्रस्त हैं, सबको दुख है, हम सबको दुख है, लेकिन उत्सव इस बात का है कि परमात्मा ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिस कहानी से कई पीढ़ियाँ प्रेरणा ले सकती हैं, सीख सकती हैं और बेहतर समाज, बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती हैं। मैं फिर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत धन्यवाद।